हेलो नमस्कार, जय सीताराम, जय बिहार। कैसे हैं आप लोग? आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पीपीएससी विद स्वीटी सिंह उर्फ एडीफाइंग में। दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा है कि मैं 11वीं बीपीएससी के लिए हिस्ट्री के साथ साथ सारे सब्जेक्ट्स कराऊंगी, तो उसी में मेरा पहला प्रयास हिस्ट्री को लेकर ही है। इसके पांडे सर की बुक ऑलरेडी चल रही है और एनसीईआरटी भी कल से मैंने शुरू कर दिया है। तो दोस्तों, इस बुक का जो चैप्टर 1 का पार्ट 1 इसमें पहले से अपलोड मेरे चैनल पे हो गया है, जो कि हर दिन सुबह में 9 बजे मेरी क्लास लगती है। तो दोस्तों, आज ये उसका दूसरा पार्ट है जिसको हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर आप लोगों को इससे फ़ायदा होता है तो आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मैं सिर्फ हिस्ट्री ही नहीं बाकी सारे सब्जेक्ट के पर भी काम कर सकूँ और सबसे ज़्यादा और सबसे कम समय लगने वाला और जो है वो नोट्स या फिर ये कह लीजिए कि सोर्स आपके लिए उपलब्ध करा पाऊँ, ताकि आप 71st बीपीएससी में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएँ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं विदेशी यात्रियों का विवरण। विदेशी यात्रियों ने प्राचीन भारत के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण विवरण दिया है, जिसमें कि देखिए यूनान, रोम, चीन तथा अरब के यात्री शामिल हैं। अब देख लेते हैं यूनान और रोम के यात्री। देखिए, भारतीय स्रोतों में सिकंदर के आक्रमण की कोई जानकारी नहीं है। हमारे यहाँ सिकंदर आया था, गया था, ऐसा कोई जानकारी नहीं है, लेकिन यूनानी स्रोत से हमें इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है दोस्तों, अब यूनानी लेखक है 326 ईसा पूर्व भारत पर आक्रमण करने वाले सिकंदर के समकालीन सैंड्रोकोटस, जिसकी पहचान हुई है चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में। उसका उल्लेख किया है किसने? यूनानी लेखकों ने किया है दोस्तों। एक यूनानी लेखक है मेगास्थनीज, जिसने रचना की है इंडिका की। याद रखना है, इंडिका की रचना किसने की है? मेगास्थनीज ने की है। पुस्तक का नाम दोस्तों आपको एकदम से याद रखना है। जितनी भी पुस्तक की चर्चा की जा रही है वो पुस्तक आपको याद होनी चाहिए। मैं एक काम करूंगी, मैं जब कभी संडे को दिन ऐसा क्लास लूंगी जब मैं बता दूंगी आपको, जिसमें कि मैं आपको लाइव क्लास लूंगी और उसमें मैं पूरी बुक के नाम जो हैं वो आपको रिवाइज कराते चलूँगी। मैं पूछूंगी और आप आंसर देना। लेकिन अगर आप कमेंट में ऐसा करने के लिए डिमांड करते हैं फिर ही मैं वो सेशन रख पाऊंगी। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था दूत बनकर मेगास्थनीज, जिसने इंडिका की रचना की थी। अब ये उदाहरण के रूप में ही सुरक्षित है अनेक प्रख्यात लेखकों की रचनाओं में जो आए हुए हैं। बस ऐसे इंडिका में हमें क्या मिलता है? मौर्यकालीन शासन व्यवस्था, सामाजिक और तथा आर्थिक क्रियाकलापों के संबंध में हमें जानकारी प्राप्त होती है। ईसा की पहली और दूसरी सदी में यूनानी और रोमन विवरणों से भारतीय बंदरगाहों का उल्लेख मिलता है तथा भारत और रोमन साम्राज्य के मध्य होने वाले व्यापार की वस्तुओं की भी जानकारी हमें मिलती है ईसा की पहली और दूसरी सदी के यूनानी और रोमन विवरण से। आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं यूनानी भाषा में एक पुस्तक लिखी गई है, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। ठीक है, तो इसका तो हमें पता नहीं है, इसका तो लेखक का पता नहीं है, लेकिन एक और पुस्तक है टॉलमी की ज्योग्राफी। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। ज्योग्राफी किसकी पुस्तक है? टॉलमी की। तो इससे क्या हुआ है कि हमें भूगोल के साथ साथ वाणिज्य व्यापार के अध्ययन के लिए भी प्रचुर मात्रा में सामग्री मिलती है। अब जो पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी पुस्तक है दोस्तों, ये तो कोई अज्ञात लेखक लिख के गया है। ठीक है, 80 और 115 ईस्वी के बीच में। अब लेकिन अज्ञात लेखक जरूर है, लेकिन इससे हमें जानकारी किसकी मिलती है? तो लाल सागर, फारस की खाड़ी और हिंद महासागर में जो व्यापार होता था रोमन, उसकी जानकारी हमें मिलती है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। टॉलमी की जो पुस्तक है ज्योग्राफी, उस पुस्तक की रचना 150 के आसपास होती है। एक और पुस्तक आपको याद रखना है, नेचुरलिस हिस्टोरिका। ये प्लिनी की पुस्तक है। किसकी है? प्लिनी की। और ये ईसा की पहली सदी की है, लैटिन भाषा में है और इसे में भारत और इटली के बीच संबंधों की जानकारी किससे मिलती है? नेचुरल हिस्टोरिका से, जो प्लिनी की पुस्तक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम चीनी यात्रियों का विवरण देखते हैं। चीन से आने वाले यात्रियों में बौद्ध विहार तथा स्थलों का भ्रमण करते हुए महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की है। फाहियान सबसे पहले 399 में आया और 414 तक रहा। ये पहला चीनी यात्री था जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। फाहियान कहाँ आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था और उस समय बहुत दिन तक रहा था यहाँ पे। ये अपनी रचना, इसकी रचना है उसका नाम है, फाहियान ने अपनी रचना फू क्योंकि फाहियान की रचना है और इसमें भारतीय समाज, धर्म तथा आर्थिक स्थिति का वर्णन मिलता है। इसने पाटलिपुत्र की भी यात्रा की है और मौर्य शासक के राज दरबार जो कुम्हरार में स्थित है उसकी बहुत इसने प्रशंसा की है। अब आता है हेनसांग आता है हर्षवर्धन के काल में। ठीक है, हेनसांग किसके काल में आता है? 629 में आता है, 645 तक रहता है। हर्षवर्धन के काल में आता है। और सीयू की, फू क्यों की तो उसका था फाहियान का, और सीयू की ये हेनसांग का है।
और इसमें तत्कालीन समाज का श्रेष्ठ विवरण मिलता है। हेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। याद रखना है ये सब फैक्ट दोस्तों, एकदम याद रखना है। इसने भारत को इंतु, हेनसांग ने भारत को क्या कहा, इंतु कहा। ये सारे फैक्ट पूछे जा चुके हैं पीटी में और रिपीट भी कर सकते हैं, इसीलिए आपको इन सब फैक्ट्स को याद करना है। इंतु अर्थात चंद्रमा का देश कहा है, ठीक है। चलिए, इत सिंह आता है 670 से 695 तक अपनी यात्रा के दौरान अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण देता है। कुछ विशेष मतलब कुछ ऐसे ही घटना, कुछ विशेष उल्लेखनीय इसकी नहीं है बात। अरब यात्री आते हैं जिनमें लेखक जिसमें भारत की यात्रा की विवरण के बारे में पूरे मध्यकाल और भारतीय समाज की संस्कृति के विषय में जानकारी देते हैं। अलबरूनी है और इब्न बतूता है, ये अरबी विद्वान थे, ठीक है, जिन्होंने भारत की यात्रा की और विशिष्ट रचना की। अलबरूनी की पुस्तक है किताबुल हिंद। दोस्तों किताबुल हिंद किसकी रचना है, बहुत बार पूछा गया है, अलबरूनी की रचना है, ठीक है। इसमें भारत के समाज, संस्कृति तथा रहन सहन का विशद विवरण किया गया है। 11वीं सदी के आरंभिक दशक में अलबरूनी भारत आया था। अब दोस्तों देखते हैं आधुनिक इतिहास लेखन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 1776 में सबसे पहले मनु स्मृति का अनुवाद अ कोड ऑफ जेंटू लॉज में करवाया गया था। सबसे पहले किसका, मनु स्मृति का, और उसका नाम क्या था, अ कोड ऑफ जेंटू लॉज। कब, 1776 में। 1784 का समय आता है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना होती है। कब, 1784 में। और इसके अलावा एक विलियम जोन्स करके व्यक्ति होते हैं जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना करते हैं, ठीक है, विलियम जोन्स। और यही विलियम जोन्स जो हैं वो अभिज्ञान शकुंतलम जो कालिदास का है उसका अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद कौन करता है, तो विलियम जोन्स करते हैं दोस्तों। 1785 का समय आता है और एक आता है चार्ल्स विल्किंस। विल्किंस हिंदुओं का जो प्रसिद्ध पुस्तक है भगवत गीता जी, उनका अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं। विल्किंस करते हैं भगवत गीता जी का और विलियम जोन्स करता है अभिज्ञान शकुंतलम का। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। विलियम जोन्स ने यह प्रतिपादित किया कि मूलतः यूरोपीय भाषाएं संस्कृत और ईरानी भाषा से मिलती हैं, विलियम जोन्स कहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय विद्या के अध्ययन को सबसे अधिक जर्मनी के फ्रेडरिक मैक्स मूलर ने बढ़ावा दिया। फ्रेडरिक मैक्स मूलर सबसे ज़्यादा भारतीय जो विद्या अध्ययन है उसे प्रभावित थे, और ये कहाँ के थे, तो जर्मनी के थे। इनका अधिकांश जीवन चूंकि इंग्लैंड में व्यतीत हुआ था। मैक्स मूलर के संपादकत्व में विशाल संख्या में प्राचीन धर्म ग्रंथों का अनुवाद किया गया है, और ये पुस्तक का नाम है सेक्रेड बुक ऑफ द ईस्ट। सेक्रेड बुक ऑफ द ईस्ट किसकी पुस्तक है, तो मैक्स मूलर के द्वारा संपादित पुस्तक है। ये जो सीरीज है सेक्रेड बुक ऑफ द ईस्ट, इस 50 खंडों में प्रकाशित हुई है। एक आता है विंसेंट आयर स्मिथ। ये 1904 में अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक लिखता है। ये भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास। भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास कौन लिखता है, विंसेंट आयर स्मिथ, जो कि अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखता है। नेक्स्ट आते हैं आरजी भंडारकर। सातवाहनों के दक्कन के इतिहास और वैष्णव अन्य संप्रदायों के इतिहास का पुनर्निर्माण, भंडारकर जी जो है इसमें काम करते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं, एक थे समाज सुधारक थे पांडुरंग बामन काने। पांडुरंग बामन काने थे, उन्होंने हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र, याद रखना है धर्मशास्त्र किसने लिखा है, हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र, तो पांडुरंग बामन काने ने लिखा है। इसमें सामाजिक नियम और आचारों का विश्वकोश माना जाता है। सामाजिक नियम और आचारों का विश्वकोश किसे माना जाता है, तो हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र को, और लेखक हैं पांडुरंग बामन काने। नेक्स्ट हैं राजेंद्र लाल मित्र हैं, जो कि इतिहासकार है, और वो एक पुस्तक लिखते हैं इंडो आर्यंस। इंडो आर्यंस के बारे में कौन लिखते हैं, राजेंद्र लाल मित्र जी, इंडो आर्यंस। और इस पुस्तक में उन्होंने प्राचीन भारतीय समाज को तर्कनिष्ठ दृष्टि से देखने की कोशिश की है। एक आते हैं पुरालेख शास्त्री हैं गोपाल कृष्ण भंडारकर ने अशोक और प्राचीन भारत की राजनीतिक संस्थाओं पर पुस्तकें प्रकाशित की। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आते हैं आरसी मजूमदार। इन्होंने हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडियन पीपल लिखा है। इसमें हिंदू पुनर्जागरणवाद को प्रस्तुत किया। हिस्ट्री एंड कल्चर, हिस्ट्री और कल्चर दोनों लिखा है, और इंडियन पीपल का किसने, आरसी मजूमदार ने। एक बहुत इंपॉर्टेंट इतिहासविद है नीलकंठ शास्त्री जी, उनकी पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, साउथ इंडिया की हिस्ट्री को किसने लिखा है, तो नीलकंठ शास्त्री जी ने।
आगे हैं KP जायसवाल जी, इन्होंने हिंदू पॉलिटी पुस्तक लिखी है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है सारे पुस्तक का नाम हिंदू पॉलिटी। इसमें भारतीय गणराज्य कैसे कैसे अस्तित्व में आए उनका प्रमाण जो है यहाँ पे दिया गया है। एक है ब्रिटिश इतिहासकार और संस्कृतिविद बाशम, एल बाशम। बाशम ने 51 में पुस्तक लिखी अब द वंडर दैट वाज इंडिया। एक मतलब बाशम साहब को इंडिया जो है वंडर लगता है, आपको ऐसे याद करना है। कुछ ट्रिक तो अपनानी ही पड़ेगी दोस्तों आपको याद रखने के लिए। D.D. कौशाम्बी की पुस्तक है एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री। इंट्रोडक्शन देते हैं इंडियन हिस्ट्री के जो है क्या देते हैं, इंट्रोडक्शन देते हैं D.D. कौशाम्बी जी। और एक पुस्तक है, इनके विचार जो है वो एशियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन अ हिस्टोरिकल आउटलाइन में प्रकाशित हुए हैं। ये पुस्तक भी इन्हीं की है दोस्तों। अब चलते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्व क्या क्या रहा है। देखिए इसमें अनेक मानव प्रजाति का संगम रहा, जानते हैं। इसमें प्राक आर्य, इंडो आर्यंस, यूनानी, साक, हून, तुर्क आदि प्रजातियों ने भी भारत को अपना विशाल आवास बनाया, ये भी आप जानते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास में पाली और संस्कृत के बहुत से शब्द हैं जो गंगा के मैदानी भाग में विकसित भावनाओं और संस्थाओं के द्योतक हैं। वे लगभग 300 से 600 ईसा पूर्व के संगम नाम से प्रसिद्ध प्राचीन तमिल ग्रंथों में मिलते हैं। देखिए भाषा वैज्ञानिकों के अनुसार हिंद आर्य भाषा में प्रचलित फाहा, नौका, खंती आदि मुंडा भाषा से शब्द लिए गए हैं। संपूर्ण देश भरत नामक एक प्राचीन वंश के नाम पर भारतवर्ष पड़ा और इसके निवासियों को भरत संतति कहा गया, जिसकी चर्चा हमने पहले वीडियो में कर दी है। हिमालय से कन्याकुमारी तक पूर्व में ब्रह्मपुत्र की घाटी से पश्चिम में सिंधु पार तक अपने राज्य का विस्तार करने वाले राजाओं का व्यापक रूप से यशोज्ञान कहा गया है और ऐसे राजा को चक्रवर्तीन कहा गया। ये सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, लेकिन मैं पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर ही देती हूँ और कल की वीडियो में मैं कोशिश करूँगी कि चैप्टर 2 को पूरा कंप्लीट कर दूँ। विदेशी सर्वप्रथम सिंधु तटवासियों के संपर्क में आया और इसीलिए उन्हें पूरे देश को सिंधु या फिर इंडस नाम दे दिया। हिंद शब्द संस्कृत के सिंधु से निकला है, जिसका काल क्रमेण यह देश इंडिया के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसे यूनानी पर्याय के बहुत निकट है। फारसी और अरबी भाषा में हिंद नाम से विदित हुआ। ईसा पूर्व 3री सदी में प्रकृत देश भर की संपर्क भाषा यानी लिंगुआ फ्रैंका जो भी हिंदी करती है उसका कार्य करती थी। उत्तर भारत में वर्ण व्यवस्था जाति प्रथा का जन्म हुआ जो पूरे देश में, यानी वर्ण व्यवस्था और जाति प्रथा का जन्म कहाँ हुआ है, उत्तर भारत में हुआ है। अब वेरी इंपॉर्टेंट एक सेगमेंट है दोस्तों, कुछ पुस्तक है और आपको याद रखना है। देखिए मुद्रा राक्षस की पुस्तक कौन है दोस्तों, मुद्रा राक्षस किसकी पुस्तक है, विशाख दत्त की। राज तरंगिणी के लेखक कौन है, कलहन। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त, राज तरंगिणी कलहन। कथा सरित सागर सोमदेव, कथा सरित सागर दोस्तों सोमदेव। मैं 2 बार रिपीट कर रही हूँ, आपको याद करना है। कामसूत्र वात्स्यायन, कामसूत्र वात्स्यायन। प्रश्नोत्तर मल्लिका अमोघ वर्ष, अमोघ वर्ष की रचना है प्रश्नोत्तर मल्लिका, प्रश्नोत्तर मल्लिका। स्वपन बासव दत्तम, स्वपन बासव दत्तन भास की पुस्तक है, किसकी है, भास की, स्वपन बासव दत्तम। इसके अलावा बुद्ध चरित है दोस्तों, क्या है, बुद्ध चरित, अश्वघोष की पुस्तक है, बुद्ध चरित अश्वघोष। नाट्य शास्त्र देखते हैं भरत मुनि, नाट्य शास्त्र भरत मुनि। विक्रम वर्षियम और रघुवंशम आप जानते हैं कालिदास की पुस्तक है ये, विक्रम वर्षियम रघुवंशम कालिदास। अमर कोश अमर सिंह की पुस्तक है, अमर कोश अमर सिंह की पुस्तक है। पंच सिद्धांतिका और बृहद सिद्धांतिका, पंच सिद्धांतिका और बृहद संहिता ये दोनों वाराह मिहिर की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है, वाराह मिहिर। एक है सूर्य सिद्धांतम, सूर्य सिद्धांतम आर्यभट्ट की पुस्तक है, वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना है, सूर्य सिद्धांतम आर्यभट्ट। पंचतंत्र याद है विष्णु शर्मा। नेक्स्ट है नीति सार, नीति सार कामांधक की रचना है, किसकी रचना है दोस्तों, कामांधक की रचना है। इंडिका मेगास्थनी आपको पता है। लीलावती मैथ की पुस्तक है और लिखा है भास्कराचार्य ने, भास्कराचार्य द्वितीय ने लिखा है, मैथ की पुस्तक है। हर्षचरित और कादम्बरी लिखा है बाण भट्ट ने, हर्ष का दरबारी था, बाण भट्ट ने लिखा है। नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका ये सब लिखा है हर्षवर्धन ने, किसने लिखा है, हर्षवर्धन ने। एक पुस्तक है गाथा सप्तशती और ये लिखा है हाल ने, गाथा सप्तशती किसने लिखा है, हाल ने। अष्टाध्यायी पाणिनि, अष्टाध्यायी पाणिनि। महाभाष्य पतंजलि, महाभाष्य पतंजलि। नैषधीय चरितम श्रीहर्ष, नैषधीय चरितम श्रीहर्ष। मृक्षकटिकम शूद्रक, मृक्षकटिकम शूद्रक। गीत गोविंदम जयदेव, गीत गोविंदम जयदेव। धवला टीका बीरसेन, धवला टीका बीरसेन। इस तरीके से दोस्तों आपको इसको याद कर लेना है। हम इसमें कुछ देख लेते हैं, तमिलनाडु के जो बोर्ड है उसमें से कुछ दिया गया है इस पुस्तक में। बहुत ही अच्छी पुस्तक है दोस्तों, बहुत ही अच्छी पुस्तक है।
इतिहास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ऐसा हुआ। ठीक है। उत्तर वैदिक काल 600 में अनुसार संबंध धार्मिक ग्रंथों की बहुलता पाई जाती है, जिन्हें सूत्र कहा जाता है। बौद्ध धार्मिक ग्रंथों के अंतर्गत पिटकों यानी पिटारों की रचना की गई है, जिन्हें त्रिपिटक, सूत्र पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक कहा जाता है। धर्म से इतर बौद्ध साहित्य में जातकों का महत्वपूर्ण स्थान है, जिसमें बुद्ध के पूर्ण जन्मों की कहानियां हैं। मनुस्मृति, जिसको जेंटू अवेस्टा के जेंटू कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से ये कराया गया है, जिसका अंग्रेजी अनुवाद। तो मनुस्मृति महत्वपूर्ण प्राचीन धर्मेतर धार्मिक विषय से अलग साहित्य है, जो चोरी, व्यभिचारी अपराध आदि पर प्राचीनतम न्यायी संहिता है। ब्रिटिश सरकार के दौरान इसे भारतीय विधि संहिता यानी जो कोड है उसको इसका आधार बनाया था। और यहाँ हम लोग कहते हैं कि अंग्रेजों का जो बनाया नियम हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अरे भाई, अंग्रेज भी तो हमारे मनुस्मृति से ही नियम का प्रेरणा ले रहे हैं। तो इस तरह से विदेशी कैसे हुआ? दक्षिण भारत में शिल्पाधिकारम, मणि मैखले जैसे महाकाव्य प्रमुख धर्मेतर काव्य की श्रेणी में आते हैं। सिक्के आर्थिक इतिहास को जानने का महत्वपूर्ण स्रोत हैं। कार्बन 14 एक विकिरणशील कार्बनिक पदार्थ है, जो सभी प्रकार के जीवधारियों में पाया जाता है। जीवधारियों की मृत्यु के बाद यह तत्व निश्चित दर पर नष्ट होता है, जिससे उस जीव की जीवन काल निर्धारित करने में सहायता मिलती है। जेंद अविस्ता एक फारसी और ईरानी ग्रंथ है, जो इंडो फारसी बोलने वाले लोग तथा देवताओं के बारे में उल्लेख करता है। इसमें भारत के उत्तर पश्चिम भाग का भी उल्लेख मिलता है। गाथा सप्तशती सातवाहन राजा हाल के द्वारा रचित एक प्राकृतिक पाठ है, जो दक्षिण भारतीय समाज पर विकास आता है। गाथा सप्तशती हाल अभी हमने पढ़ा था इसको। तोलकाप्पियम क्या है? तोलकाप्पियम संगम युग का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसी तरह से थैंक यू दोस्तों, ये खत्म होता है यहाँ पे। और कल हम लोग जो पढ़ेंगे वो प्रागैतिहासिक संस्कृतियाँ हैं, चैप्टर 2, जिसमें कि पाषाण काल है, पूरा पाषाण काल है, प्रागैतिहासिक काल है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें जो हैं, आपको याद करना पड़ेगा दोस्तों। तो कल हम लोग इसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। हालांकि ये बहुत बड़ा है, तो मैं चाहती हूँ कि छोटे छोटे वीडियो में आपको जो चीज़ों को कवर कराया जा सके, मैं कोशिश करूँगी कल इसको कराने के दोस्तों। तब तक के लिए मैं वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। रोज़ सुबह 9 बजे इसकी क्लास रखती है, आप लोग टाइम पर इसको ज़रूर देखें। 71वीं PSC से पहले मेरी कोशिश रहेगी इस पुस्तक को जहाँ तक हो सके वहाँ तक मैं करा दूँ। तब तक के लिए आप अगर बने रहेंगे, अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इसका 2-2 घंटे 1-1 घंटे का वीडियो भी अपलोड ज़रूर करूँगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, मैं वीडियो को यही ख़त्म करती हूँ। जय सीताराम, जय बिहार।